जहां धन, भाग्य और समृद्धि हाथ में थाली लिए स्वागत में खड़ी रहती है, जिसके मैदान में उतरकर कैलाश पुत्री गंगा विस्तृत हो मंद गति से बहने लगती है, जिसने विश्व को मानवता का ज्ञान दिया, जो धर्म, ज्ञान, साहस की धरती है। वेदों पुराणों ने जिसकी गाथा गाई है, मैं उसी बिहार की कहानी को लेकर आया हूं। भारत का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और लगभग 2500 साल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी बिहार की धरती पर जन्मी थी माता सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था और भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया, इसी धरती ने दुनिया को पहला गणराज्य दिया। ये भूमि है भगवान बुद्ध की, ये भूमि है भगवान महावीर की, ये भूमि है चाणक्य, आर्यभट्ट और कालिदास की, ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। लगभग 2500 साल पहले मगध में अजातशत्रु नाम का राजा था। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर भी था। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही कैद कर लिया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। जब अजातशत्रु राजा बना था तब मगध केवल गंगा तट तक ही सीमित थी। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए अपने आसपास के राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसने काशी, कौशल, वैशाली समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। लगभग इसी वक्त पर बिहार की भूमि पर भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का वास था। 599 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म उनके 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान की तलाश में वो भी बिहार की धरती पर ही वास करते थे। समाज में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के सत्य, अहिंसा, शांति और कर्म के उपदेश परिवर्तन ला रहे थे। कहते हैं इन उपदेशों ने राजा अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। बिंबिसार के वक्त तक मगध की राजधानी थी राजगृह, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। इस शहर के चारों ओर पहाड़ियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। लेकिन अजातशत्रु के शत्रु तेजी से बढ़ भी रहे थे। तब अजातशत्रु ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, ऐसी राजधानी ढूंढो जिस पर आक्रमण नहीं कर पाए कोई। उनके मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिया। तब गंगा किनारे पाटली ग्राम खूब पसंद आया। एक नई राजधानी की नींव रखी गई। इस शहर को नया नाम मिला, पाटलिपुत्र। जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था तब भगवान बुद्ध यहां आए थे। किले को देखकर उन्होंने कहा, 3 चीजें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती है। पहला अग्नि, दूसरा जल और तीसरा गृह कलेश। अजातशत्रु का शासन करीब 32 साल तक चला। उसके शासनकाल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे, जिसका शासन उनके बाद 47 साल और चली। फिर आया शिशुनाग वंश और उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का। नंद वंश के आखिरी राजा का नाम था धनानंद। इसके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन ये समृद्धि बस राजमहल में थी। धनानंद के राज्य में चमड़े से पत्थर तक टैक्स लगा दिया। अत्याचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विश्वगुरु चाणक्य। 327 ईसा पूर्व में ग्रीस का योद्धा अलेक्जेंडर राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोरस नाम से जाने जाने वाले पुरुराज गौरव ने मुकाबला किया, पर उसकी विशाल सेना के आगे टिक न सकी। चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण क्षेत्र के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई। कहते हैं चंद्रगुप्त की सेना ने कई दफा मगध पर आक्रमण किया। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुए और 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस दौर की राजनीति अर्थहीन थी। हर ओर उत्पीड़न का साम्राज्य था। समाज दिशाहीन था। देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा था।
चाणक्य ने राजनीति के मायने बदल दिए, समाज को दिशा दिखाई, कूटनीति का समावेश किया, टुकड़ों टुकड़ों में बटे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। आज भारतीय राजनीति में जोड़ तोड़ सतरंजी चाले दिखते हैं। उसके जनक चाणक्य ही थे। चाणक्य के सूत्र और उपदेश सदाबहार हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये और अधिक प्रासंगिक और सार्थक होते जा रहे हैं। चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य का आदर्श अर्थतंत्र का वर्णन है। इसमें राजशाही के संविधान के रूपरेखा हैं, यानी विधि विधान से लिखा गया राज्य का पहला संविधान पाटलिपुत्र की भूमि का उपज है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का अभिषेक हुआ तब तक अलेक्जेंडर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे जितना इलाका अलेक्जेंडर ने जीता था। उसके छोटे छोटे हिस्सों पर यह जनरल अपनी हुकूमत चला रहा था, यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रमणताओं का भय बना हुआ था। चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर के सत्रकों को एक एक कर हराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जीत थी अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस पर, जिसको हराकर पर्सिया का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त में मगध में जोड़ लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य अखंड भारत की तस्वीर था, पर मगध का असली तस्वीर अभी दुनिया ने देखा ही कहा था। मगध साम्राज्य विशाल था, दूर दूर तक फैला था, लेकिन मध्य पूर्व में एक छोटा सा गणराज्य था कलिंग, जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे राजा बिंदुसार के लाख कोशिशों के बाद भी मगध का हिस्सा नहीं बन पाया था। पर अब मगध का एक नया राजा था, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक बहुत अत्याचारी था, लोग उसे चंड अशोक कहा करते थे। अशोक अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहता था, और कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। अपने शासन के 8वें साल में 231 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरी ताकत से कलिंग पर आक्रमण कर दिया। मगध की विशाल फौज के आगे कलिंग की सेना की कोई विसात ही नहीं थी। अशोक ने कलिंग को रौंद दिया, जमकर लूटपाट मचाई। कहते हैं ऐसा कत्लेआम मचा कि रणभूमि के बगल से गुजरती नदी खून से लाल हो गई। कलिंग का विनाश हो गया, लेकिन इस नरसंहार ने एक नए अशोक को जन्म दिया। चंड अशोक की जगह चक्रवर्ती अशोक महान। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान मगध के कुशल शासन पर लगाया, शिक्षा के विकास पर लगाया, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक अपनी विरासत को इतिहास के सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभ दीवार पर अशोक के आदेश अंकित हुए। आज तिरंगों के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की बहुत बड़ी निशानी है। ये अशोक का धर्म चक्र था, जिसकी 12 तिल्लियां अविद्या से दुख और बाकी 12 तिल्लियां सुख से निवारण की अवस्था दर्शाती है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही सजता था। बिहार की धरती अगर खूनी संघर्ष का रणक्षेत्र बनी तो अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश भी यहीं से निकला। अगर नंद का कुशासन यहाँ था तो सम्राट अशोक का आदर्श शासन भी यहीं था। पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया तो आर्यभट्ट की कर्मभूमि भी मगध ही थी। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और उन्होंने आर्किमिडीज से अधिक सटीक पाई का अनुमान बताया। आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया और मगध को ज्ञान का केंद्र बना दिया। बिहार की धरती पर एक से बढ़कर एक महाविद्वान पैदा हुए। पाणिनि, महाकवि कालिदास, महर्षि वात्स्यायन, सब किसी न किसी रूप में इसी भूमि से जुड़े थे। इतिहास का, मगध का वैभव अगले एपिसोड में हम आपको और बतलाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।